हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास मौज में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लिया था। हर एक क्वेश्चन पे बहुत बारीकी से काम किया गया था अपन ने। क्लियर है? तो आपको करना क्या है? आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। आपको जहां से क्वेश्चन मिले आप वहां से क्वेश्चन उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर है बच्चों? चलिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं, लास्ट क्वेश्चन देता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपन प्रीवियस क्लास में किया था, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। फिर अपन शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अपन क्या शुरू करने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है C6H14 कर लीजिए इसको। और मुझसे पूछा गया है 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर which shows ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया है कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक में हमें वो स्ट्रक्चर पहचानना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास C6H12। कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है, और मुझे बनाना क्या है? मुझे सिर्फ 4 मेंबर बनाना है। तो मैं 4 मेंबर साइक्लिक ड्रॉ करूंगा। बचे हुए 2 ग्रुप, क्योंकि 2 कार्बन है, तो मैं उन 2 कार्बन को कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। ये हम सीख चुके हैं कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कैसे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं। अब पूछा है वो कंपाउंड सेलेक्ट करिए जो 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और जीआई शो करते हो। क्या ये जीआई शो करेगा बच्चों? नहीं, क्योंकि कोई कंपाउंड नहीं है। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। क्या ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल हाँ। और क्या ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल बच्चों। देखिए 1,2 हो या 1,3 हो, सिस और ट्रांस यहां पर भी हो सकता है। तो जीआई ये भी शो करेगा और जीआई ये भी शो करेगा। अब जीआई शो करेगा तो कितने आइसोमर बनेंगे? तो क्या यहां से मुझे पता है कि एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस बनेगा। इसी तरीके से यहां पर भी क्या बनेगा? एक सिस बनेगा और एक ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। अपन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है इसकी। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बताइए C8H16 में 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर which shows ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या वैसा ही क्वेश्चन है? क्या मुझे पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है बच्चों? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यहां पर 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब क्या वहां साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो बताइए 6 मेंबर में क्या बचे हुए 2 कार्बन्स को मैं कहां पर लगाऊंगा? स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। ये हम बना चुके हैं और काफी अच्छे से हमें पता है कैसे बनाए जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। क्या कुछ इस तरीके से आइसोमर ड्रॉ होंगे? क्लियर बात समझ में आती है? अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आइसोमर ड्रॉ हो गए हैं तो कौन सा ऐसा आइसोमर है जो जीआई शो कर रहा है? क्या ये कर रहा है? नहीं। पहचानना हमें आता है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? नहीं, क्योंकि कम से कम 2 ग्रुप अल्टरनेट होने चाहिए ऐसे कंसेक्यूटिव। क्या ये जीआई शो कर रहा है? बिल्कुल हाँ कर रहा है। किसके अबाउट? इसके अबाउट। क्या यहां कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जैसे 1,2 है वैसे 1,3 है और वैसे ही 1,4 है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट है, तो टोटल आइसोमर कितने होते हैं बच्चों? 2 की पावर 1, मतलब 2। एक सिस और एक ट्रांस। तो बच्चों यहां पर क्या क्या बन जाएगा? एक सिस
एक ट्रांस। उसी तरीके से यहां पर क्या बन जाएगा, एक सिस एक ट्रांस आइसोमर। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं? वैसे ही यहां पर भी क्या बन जाएगा, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर चीजों को। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कैसे हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर्स को यहां पर बनाते हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं शुरू करने वाला हूं ऑप्टिकल आइसोमर। क्या शुरू करने वाले हैं अपन यहां पर? ऑप्टिकल आइसोमर शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कुछ खास बात थी। क्या बात थी? इट इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इट इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बात समझ में आती है? अब बात करते हैं, अगर बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सही बात है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, सही बात है। क्या चेंज होता है? चेंज होता है उस सेंटर के अबाउट ज्योमेट्री इन स्पेस, इन 3D स्पेस। क्लियर है? स्पेस ऑब्वियसली 3D होता है। क्लियर है? तो बात समझ में आती है कि अगर मेरे पास ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर होंगे। सिंपल सी बात समझ में आती है। हो सकता है एक कंपाउंड में मैथिल प्लेन के ऊपर लगाओ और दूसरे में मैथिल प्लेन के नीचे लगाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, बट डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ उनका 3D स्पेस में ओरिएंटेशन। यही कहलाता है स्टीरियो आइसोमर। उसी से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि ये पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर का। ऑप्टिकल आइसोमर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर डिफरेंट हम फॉर्म पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, चीजों को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं और चीजें कुछ ऐसी हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास पूछा जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, इसका एक और नाम होता है बच्चों रोटामर। क्या नाम होता है? रोटामर। इसका एक और नाम है, फेमस नाम है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इसका एक और नाम होता है रोटामर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं होते, ये एक कंपाउंड होता है और उसी के कुछ ओरिएंटेशन चेंज करने पर, एंगल कुछ चेंज होने पर चीजें कुछ अपोजिट होती हैं, वहां पर उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन चीजें क्या डिफरेंट होती हैं? वही क्या बताओ? 3D स्पेस में ओरिएंटेशन। क्लियर है? तो 3D स्पेस में अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर। उसी के पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? यहां हम करने वाले हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ये एक कंपाउंड को शो करने के तरीके हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन अगर हम बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन में सबसे पहला पार्ट आता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। दूसरा पार्ट आता है बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बाद तीसरा आता है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, पहला क्या आता है? सॉहॉर्स प्रोजेक्शन।
दूसरा क्या आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन और तीसरा क्या आता है फिशर प्रोजेक्शन। हम तीनों की बातें करने वाले हैं और उसी के जस्ट बाद हम बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर की। क्या होता है ये प्रोजेक्शन हमें कैसे समझने हैं, तो सिर्फ एक बात मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे देखिए, जैसे कंपाउंड हमने पढ़ा था कि मान लीजिए यहां क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन वेज में भी हो सकता है और यही क्लोरीन डैश में भी हो सकता है। इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है या नहीं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, नहीं, लेकिन 3D स्पेस में इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, इनके देखने का तरीका अलग है, इनका एंगल अलग है, सारी चीजें यहां पर कुछ कुछ डिफरेंट है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। उसी तरीके से एक और प्रोजेक्शन हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड सोहॉर्स प्रोजेक्शन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए, हम पढ़ने वाले हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन। सोहॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे हम किसी चीज को बनाते हैं वो समझेंगे, कैसे हम उसे देखना सीखते हैं वो समझेंगे। क्लियर है? देखिए, प्रोजेक्शन का नाम है सोहॉर्स प्रोजेक्शन। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री है और 3D ज्योमेट्री से बिल्कुल डरने का नहीं। सबसे पहली बात है क्योंकि अपन 3D सुनते ही अपन डरने लगते हैं, यही गलत बात है। अपने को डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। 3D ज्योमेट्री है, समझेंगे 3D ज्योमेट्री क्या होती है, सिंपल। तो देखिए क्या होता है सोहॉर्स प्रोजेक्शन में। सोहॉर्स प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। क्या है इसका मतलब, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको हर एक चीज समझाने वाला हूं। क्या मतलब है, कैसे मैंने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, ये सारी चीजें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सोहॉर्स प्रोजेक्शन में सबसे पहली बात है, ये क्या है, एक कार्बन सेंटर है, एक कार्बन सेंटर। एग्जैक्टली ये भी क्या है, कार्बन सेंटर है। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी नंबर 1 2 3 4। उसी तरीके से 1 2 3 4 एक दिखाने का तरीका है, एक शो करने का तरीका है। सोहॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे शो करते हैं, कैसे बनाते हैं, इन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, मुझे सोहॉर्स में बनाना है। तो सोहॉर्स में बनाने के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको हमेशा कार्बन सेलेक्ट करने होंगे। क्या सेलेक्ट करना होगा, कार्बन सेलेक्ट करने होंगे। तो स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट कार्बन्स एज अ सेंटर। कितने सेंटर है यहां पर, 2 सेंटर है। तो हमें ऐसे 2 कार्बन चुनने होंगे जो आपस में कंसेक्यूटिव जुड़े हो, मतलब आपस में डायरेक्टली जुड़े हो। क्या यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये दोनों कार्बन हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो डायरेक्टली जुड़े हो। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? पहला स्टेप क्या है, कार्बन को सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप यह है कि आप उन्हीं कार्बन को सेलेक्ट करेंगे जो आपस में बॉन्डेड हो, आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो। आप उन्हीं कार्बन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने पास चॉइस यहां कौन कौन सी है जरा ध्यान दें। चॉइस है मेरे पास, मैं इसे चुन सकता हूं 1 2, जस्ट साथ जुड़े हुए, ठीक है। मैं इसे चुन सकता हूं 1 2 और मैं इसे भी चुन सकता हूं 1 2। क्या क्लियर बात समझ में आई? शांति से अगर हम ध्यान दें तो मुझे पता है कि कोई ना कोई 2 ऐसे कार्बन्स को हमें जोड़ना है और उन्हें शो करना है। जैसे मैं पहले ऑप्शन को लेकर हुए चलता हूं, तो पहले ऑप्शन को अगर लेकर चले तो सोचिए क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी नंबर 1, वैलेंसी नंबर 2, वैलेंसी नंबर 3। कार्बन की वैलेंसी यहां पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। यहां कार्बन की वैलेंसी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ये पूरा पूरा ग्रुप है। क्या आप सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? इस कार्बन की 3 वैलेंसी क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन 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 है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 उसकी वैलेंसी जो इस एथिल ग्रुप को इस कार्बन से कनेक्टेड की हुई है। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ मेरे पास पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तीनों वैलेंसी अपने मन से बना लो, अपने मन से तीनों वैलेंसी कैसे भी ऐसे वाई ड्रॉ कर लो। इनको जोड़ दिया आपस में क्योंकि ये बॉन्डेड थे। बताओ इस कार्बन के पास क्या क्या है, H H H है
और इस कार्बन के पास क्या है, 2 H है और एक एथिल ग्रुप है, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं CH2 CH3, इसी को क्या बोलते हैं, एथिल। क्लियर? तो बताओ मेरे पास अगर मैं सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मुझे ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है? सही बात बताना, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो कार्बन है, ये और जो कार्बन है, ये हम चेंज भी कर सकते थे। ध्यान से देखिए कैसे, आपको समझ में आया मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में सबसे पहली बात है, इसे एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटामर। रोटामर पढ़ने से पहले, कन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन होते हैं 3 टाइप के, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। बात करते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन की, तो सोहर्स प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं इसका 3D व्यू ड्रॉ करूं तो 3D व्यू कुछ इस तरीके से होता है, प्लेन के पीछे, प्लेन के ऊपर, प्लेन के पीछे, प्लेन के ऊपर। कैसा है ये फिगर, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने गांव में एक रस्सी देखी होगी, गांव में रस्सियां बंधी होती हैं और 2 लकड़ियां लगी होती हैं, जिन लकड़ियों के 2 ऐसी वैलेंसीज भी लगी होती है, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एग्जैक्टली वो कुछ इस तरीके से शो होती है। ध्यान दीजिएगा, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी और तीसरी वैलेंसी। अगर मैं इनको ऐसे दिखाऊं तो क्या ये जो है ये प्लेन के बाहर है, ये जो है वो प्लेन के अंदर है, और ये वैलेंसी हमारी कौन सी है, ये वैलेंसी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्लेन के पीछे है, प्लेन के पीछे है, प्लेन के आगे है, प्लेन के आगे है। क्या आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है 3D व्यू क्या है? मैं बताता हूं, वैलेंसी प्लेन के आगे, प्लेन के पीछे, वैलेंसी प्लेन के आगे, प्लेन के पीछे, कुछ इस तरीके से है। क्या आप समझ पा रहे हैं पूरी बात? चलिए इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको इसी में और समझाता हूं कि आगे की कहानी क्या है। देखिएगा, मान लीजिए मुझे सोहर्स प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से बनाना होता, तो CH3 CH2 CH2 और CH3 का दूसरा ऑप्शन मैं ले सकता था 1 और 2, ये कार्बन। इस कार्बन से मैं क्या करता? सबसे पहली बात मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे बताएं, आप बताएं मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे ये करना होता है बच्चों, मुझे ये देखना होता है कि हमने जो कार्बन सेलेक्ट किए हैं उन कार्बन की वैलेंसी क्या क्या है। क्या इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन है और एक मैथिल ग्रुप है? तो मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप लगा सकता हूं। इसी तरीके से मैं यहां पर देखूं तो दूसरे कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप, मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं। तो क्या कुछ इस तरीके से मेरे पास सोहर्स फॉर्म बनकर सामने आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया मैं सोहर्स फॉर्म को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? सिंपल, आपको कार्बन सेलेक्ट करने हैं। कार्बन सेलेक्ट करने में आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है यहां पर प्रोजेक्शन हमने जो लिखे हैं वो हमें कैसे लिखने हैं। नॉर्मली आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इनकी 3 वैलेंसी कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो कार्बन है ये एक फ्रीली मूव कार्बन है। वैलेंसी को मैं ऐसे घुमा सकता हूं फैन की तरीके, फैन की 3 पंखुड़ियां होती हैं, उनको मैं ऐसे घुमाऊं तो वो घूम सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये यहां से रोटेट कर सकता है, ये यहां से भी रोटेट कर सकता है। रोटेट करने के बाद सोचिए, अगर मैं इसे रोटेट करता हूं जस्ट 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा मैं आपको यही समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए इसे मैं 120 डिग्री रोटेट करूं तो मैथिल ग्रुप यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, क्योंकि सब 120 है। तो सोचिए मेरे पास ग्रुप क्या बन जाएगा, मैथिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। क्या मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं। क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं। लेकिन मेरे पास 3D स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो गया। क्या मुझे समझ में आ रहा है? अब मैं इन्हें क्या रिलेशन दूंगा? इन्हीं को मैं बोलूंगा कन्फॉर्मल आइसोमर, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलूंगा मैं इनको? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलूंगा। क्लियर बात है? तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसी को मैं क्या नाम दूंगा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो सबसे पहली चीज, क्या मुझे सोहर्स प्रोजेक्शन समझ में आ गया? सोहर्स प्रोजेक्शन में मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको कैसे समझाया कि रिलेशन कन्फॉर्मेशनल है, क्या ये समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में आ गई?
अब मैं आपको और अच्छी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, सॉहॉर्स से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास है कार्बन, कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन। अब मैंने सिर्फ ये दे दिया और मुझसे बोला गया सॉहॉर्स अबाउट 1,2 कार्बन। कुछ इस तरीके से लिख के दे दिया और मुझसे बोला गया सॉहॉर्स बनाओ अबाउट 1,2 कार्बन। 1,2 कार्बन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 और 2 क्या होंगे? ये होंगे। तो आपको क्या बनाना है? इसका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाना है। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे 1,2 कार्बन के लिए? क्या सबसे पहला स्टेप है कार्बन सेलेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? कार्बन सेलेक्ट करना। एक बार आपने कार्बन सेलेक्ट कर लिया तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें किसके अबाउट बनाना है। तो कार्बन सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें बोल दिया गया है 1,2 कार्बन के अबाउट बनाना है। दूसरा स्टेप, उसकी 3 वैलेंसी क्या क्या होंगी ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो क्या इसको मैं सही से लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इसको मैं। अब देखिए मेरे पास जब 1,2 कार्बन है तो इसकी 3 वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। इसकी 3 वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप। तो मुझे 1 कार्बन पे क्या लगाना है और 2 कार्बन पे क्या लगाना है? क्या मुझे पता है? 1 कार्बन पे क्या क्या है बच्चों? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। 2 कार्बन पे क्या है बच्चों? 2 कार्बन पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैथिल। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैथिल। किसी ने कहा कि सर आप बार बार मैथिल को नीचे ही क्यों लिख रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो बच्चे कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो आइसोमर बनाओगे उसमें रिलेशन क्या होगा? कन्फॉर्मर आइसोमर, कन्फॉर्मर्स होंगे एक दूसरे के। तो सिंपल सी बात है, मुझे अगर सॉहॉर्स फॉर्म बनाना आ चुका है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सॉहॉर्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें देखना पड़ेगा 1,2 कार्बन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बनाओ CH3F का सॉहॉर्स फॉर्म बनाओ, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास कार्बन ही नहीं है। मैं क्या रखूंगा यहां पर? मैं यहां क्या रखूंगा? कोई वैलेंसी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम अगर मेरे पास कोई वैलेंसी दी होती, सल्फर दिया होता, नाइट्रोजन दिया होता, तो मैं उसे कार्बन सेंटर की तरह यूज कर ले सकता था। लेकिन अभी मैं कुछ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। क्लियर? अब मैं इस कार्बन से क्या जोड़ूंगा? H H H, और लेकिन इस फ्लोरीन से क्या जोड़ूंगा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहां पर सॉहॉर्स फॉर्म ड्रॉ नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए नोट कर लीजिए इसे, सॉहॉर्स फॉर्म हमने कैसे बनाया अबाउट 1,2 कार्बन। क्लियर बात समझ में आने लग गई? तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जरा इसकी सिमेट्री के बारे में एक बार बात करते हैं। सिमेट्री के बारे में क्या बात करनी है? अगर मान लीजिए मुझे सॉहॉर्स फॉर्म में सिमेट्री देखनी है, लेट सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैथिल और मैथिल। सोचिए जरा, सिमेट्री के बारे में सोचिए और मुझे सोच के बताइए क्या यहां सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। सोच किए, अच्छे से सोचिए और फिर मुझे बताइए क्या वहां सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। क्लियर बात समझ में आने लग गई है? चलिए देखिए, मुझे बताओ, अगर मुझे सिमेट्री देखनी है तो सबसे पहली बात है, कभी भी आप चीजों को ऐसे 2D में मत देखिए। जब हम चीजें 3D में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम उसे 2D में क्यों देखें? 2D में उसका ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाएगा, उसके चीजें चेंज हो जाएंगी, तो हम कैसे देख सकते हैं 2D में? क्या हम उसे 2D में देख सकते हैं? नहीं। इसलिए क्या मुझे उसको 3D में बनाकर देखना पड़ेगा? बिल्कुल बनाकर देखना पड़ेगा। अब 3D में कैसे बनाना है देखिए। क्या हमने पढ़ा कि प्लेन के पीछे, प्लेन के ऊपर, उसी तरीके से प्लेन के पीछे और प्लेन के ऊपर। क्या सही बनाया मैंने? अब सोचिए, अगर मेरे पास यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी होती तो जरूरी क्या था? जरूरी यह था कि सेम ग्रुप
सेम साइड ना हो। देखिए अगर मेरे पास यहां पर सेम ग्रुप आएंगे तो क्या सिमेट्री आएगी? नहीं। क्यों बच्चों? ऐसे देखिए आप, ये उंगलियां हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो दो उंगली है, फ्रंट वाली दो उंगली फिंगर्स हैं, इन फ्रंट वाली फिंगर्स में अगर सेम ग्रुप होंगे और इन बैक वाली फिंगर्स में अगर सेम ग्रुप होंगे, तभी तो बीच से प्लेन पास कर सकता हूं मैं, तभी तो मैं बीच से प्लेन पास कर सकता हूं। इसका मतलब अगर मुझे बीच से प्लेन पास करना है तो ऑब्वियसली बात जरूरी क्या है? जरूरी है आगे वाले ग्रुप सेम हो और पीछे वाले ग्रुप भी एग्जैक्टली क्या हो? सेम हो। तो इसका मतलब बताइए, क्या मुझे पता है कि अगर फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, ये दोनों क्या होंगे? आमने सामने होंगे। सही बात है। और क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होंगे? आमने सामने होंगे। तो बताओ क्या यहां पर सिमेट्री पॉसिबल है? तो मैं कह सकता हूं यहां सिमेट्री पॉसिबल नहीं। सिमेट्री कब पॉसिबल होती? सिमेट्री तब पॉसिबल होती बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं इस एग्जांपल को जिससे आप समझ जाएं। क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। मान लीजिए अगर मेरे पास कंपाउंड में कुछ इस तरीके से दिया होता, अब आपको शायद देखने में सिमेट्री ना लगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आप जरूर बता सकते हैं कि यहां सिमेट्री आएगी या नहीं आएगी। बताओ क्या ये दोनों ग्रुप आमने सामने होने चाहिए और ये दोनों ग्रुप आमने सामने होने चाहिए? बिल्कुल। इसका मतलब बताओ क्या क्लोरीन के पीछे क्या होगा? ऑब्वियसली बात क्लोरीन होगा। और फ्लोरीन के पीछे क्या होगा? फ्लोरीन होगा। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं मैथिल के सामने मैथिल, क्लोरीन के सामने क्लोरीन और फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन आएगा। इसका मतलब बच्चों यहां सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ी सी मैंने एक पॉइंट की बात की सिमेट्री की, कि कभी आपके पास में सिमेट्री का क्वेश्चन आए तो भी आप यहां पर कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो चलिए सॉहॉर्स की कहानी हमने सीख ली है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन सीख लिया है कि सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है बच्चों? देखिएगा, नेक्स्ट कहानी है न्यूमैन प्रोजेक्शन। हमने क्या पढ़ लिया? सॉहॉर्स पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हेडिंग डाल लें यहां पर। हेडिंग क्या आएगी? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो बताओ न्यूमैन प्रोजेक्शन का हम कैसे बात कर सकते हैं? तो देखिए इसको हमें समझने के लिए हमें सॉहॉर्स पता होना चाहिए। सॉहॉर्स का मतलब क्या था एग्जैक्टली? कुछ इस तरीके से। सही बात है। जहां पर ये क्या थे? कार्बन्स थे। ये क्या थे? कार्बन्स थे। ये इनकी वैलेंसीज थी। अब बात करते हैं न्यूमैन की। न्यूमैन कैसे बनाए? तो न्यूमैन बनाने का मतलब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं, और वो तरीका है, न्यूमैन को आप समझिए एक नया आदमी है, और नया आदमी किसी चीज को क्या करता है? सबसे पहले देखने का काम करता है। क्या करता है? देखने का काम करता है। तो जैसे ही वो नजर मारेगा इसे, तो उसे क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए, उसे दिखेगा एक फ्रंट कार्बन और उसे दिखेगा एक बैक कार्बन। सही बात है। फ्रंट कार्बन दिखेगा, बैक कार्बन दिखेगा दूर से, और उसकी वैलेंसीज हमें दिखती होंगी। क्या बहुत दूर से देखने पे वो एक सर्किल की तरह दिखेगा? अगर मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल की तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल रख दूं, यहां मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल रख दूं, तो बच्चों अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना बहुत इजी है विद द हेल्प ऑफ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सामने वाला क्या देखेगा? फ्रंट कार्बन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट कार्बन को पॉइंट से डिनोट करते हैं और बैक कार्बन को सर्किल से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रंट कार्बन को पॉइंट से डिनोट करते हैं और बैक कार्बन को सर्किल से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, फ्रंट कार्बन बना लिया मैंने। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी है। कौन कौन सी वैलेंसी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैथिल। फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैथिल। बैक कार्बन को डिनोट करने का तरीका क्या है? सर्किल। अब हम दूर से अगर किसी चीज को देखेंगे
तो मुझे बताओ वहां पर पॉइंट के पास सर्किल की तरीके एक बड़ी सी चीज दिखेगी, तो क्या मैं यहीं पर इसे डिनोट कर सकता हूं सर्किल की तरीके? अब बताइए, अगर मैं आगे पीछे ये कर दूं तो क्या आपको पीछे वाली वैलेंसी देखने में दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। लेकिन आपको पता है कि इस वैलेंसी के पीछे ये वैलेंसी है, आपको ये चीजें पता है। तो बताइए इसके पीछे क्या है? हाइड्रोजन। देखिए इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, और इस मैथिल के पीछे मैथिल है। इसका मतलब मैं बैक कार्बन के थ्रू बना सकता हूं तीनों वैलेंसी कुछ इस तरीके से होंगी। और यही है बच्चों आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। यही क्या है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आपको समझ में आया कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कैसे करते हैं? कभी भी सॉहॉर्स से। किसी ने कहा सर सॉहॉर्स कैसे बनाया था? तो सॉहॉर्स आपको नॉर्मल तरीके से ही दिया होगा, और वो कुछ इस तरीके से दिया हो सकता है, CS2 CS2 CS3। मैंने इसी का सॉहॉर्स बना दिया और इसी सॉहॉर्स के हेल्प से न्यूमैन भी बना दिया। क्या क्लियर बात समझ में आई? मैं आपको फिर से स्टेप समझा रहा हूं, एक बार फिर से स्टेप को ध्यान रखिए। आपको पता था कि मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल 1 और 2 कार्बन इनसे लिया है। 1 कार्बन को मैंने बोला है फ्रंट कार्बन, और इसको बोला है मैंने बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन की वैलेंसी थी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल। बैक कार्बन की वैलेंसी है मैथिल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। इस हाइड्रोजन के पीछे ऑब्वियसली बात है ये हाइड्रोजन होगा, और इस मैथिल के पीछे ये हाइड्रोजन होगा। अब आपको दिख रहा होगी चीजें कि इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, और इस मैथिल के पीछे ये मैथिल है। क्या आपको 3D फिगर एग्जैक्टली दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है? न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए क्या होगा कि नया आदमी आएगा, नया आदमी इन चीजों को देखेगा। तो कैसे देखेगा? वो इस तरीके से देखेगा कि ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे कैसे डिनोट करना है? पॉइंट से। और बैक कार्बन को कैसे डिनोट करना है? राउंड से, सर्कल से। फ्रंट कार्बन पे कौन से ग्रुप लगे थे? हमने लाइन से बना दिया। फ्रंट कार्बन पे कौन से ग्रुप लगे थे? हमने लाइन से बना दिया। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल। इस हाइड्रोजन के पीछे कौन सा हाइड्रोजन था? ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, और इस मैथिल के पीछे ये मैथिल। मैंने ये एग्जैक्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ पर मैंने बना दिया। क्या क्लियर समझ में आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाया मैंने? अब सोचिए अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंट डिफरेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, तब आप कैसे बनाओगे? जैसे मेरा क्वेश्चन यहीं पर कुछ इस तरीके से होता कि बताओ CS3 CS2 CS2 और CS3, और आपसे बोला जाता कि न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए आपको फंडा क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको सॉहॉर्स बनाना है, और सॉहॉर्स से न्यूमैन बनाना है। सिंपल सी बात समझ में आती है। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट सॉहॉर्स से बनाते हैं। अब मैंने कहा 1 2 कार्बन ये है, मेरा क्वेश्चन चेंज है। अब मेरे 1 और 2 कार्बन कौन से हैं? ये। तो सॉहॉर्स बनाना बहुत इजी है। 1 2 कार्बन देखिएगा, वैलेंसी देख ली, और वैलेंसी हमने देखते ही बना दिया कि मेरे पास कुछ इस तरीके से वैलेंसीज होंगी। क्लियर बात है? किसी ने कहा न्यूमैन बनाओ। न्यूमैन बनाने का मतलब क्या हुआ? एक नया आदमी जो कि क्या करेगा? इस पूरी चीजों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखो तो इस हाइड्रोजन के पीछे कौन सा हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पीछे कौन सा हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है। और इस मैथिल के पीछे कौन सा मैथिल है? ये मैथिल है। क्या आपको 3D फिगर दिख रहा है? नया आदमी देखेगा तो फ्रंट कार्बन उसको पॉइंट से दिखेगा, और बैक कार्बन उसको ऐसे दिखेगा। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मैथिल, सॉरी हाइड्रोजन। तीनों वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बैक कार्बन की 3 वैलेंसी जस्ट इसके पीछे होंगी, जस्ट इसके पीछे होंगी, तो इसके पीछे मैंने बना दिया। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे एथिल ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर एथिल ग्रुप लगा दिया। क्या आपको क्लियरली समझ में आया कि कैसे हमने एक नॉर्मल से सॉहॉर्स बनाया और सॉहॉर्स से न्यूमैन बनाया? ठीक है, सॉहॉर्स से क्या बनाया? न्यूमैन बनाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर कभी भी जेई में पूछे जाते हैं, अधिकतर जेई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ किए। क्लियर है? तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया, न्यूमैन प्रोजेक्शन अपन ने बहुत बढ़िया से सीख लिया, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर सीख ली। अब मुझे बताओ, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म्स को पता करने के पहले कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे सॉहॉर्स को न्यूमैन में चेंज करते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि डायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि मेरे पास यहाँ पर एक CH2 फ्लोरीन होता, क्लोरीन होता, उसी तरीके से C के साथ H ब्रोमीन, और मान लीजिए यहाँ पर आयोडीन होता। मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने बोला कि पहले सॉहॉर्स बनाओ और फिर सॉहॉर्स से न्यूमैन बनाओ। ठीक, सॉहॉर्स से क्या बनाना है? न्यूमैन बनाना है। तो सॉहॉर्स बनाने के लिए क्या मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन्स कौन से लेने हैं? ऑब्वियसली बात है, कार्बन 1 और कार्बन 2 की ही बात हो रही है। तो बताओ, कार्बन 1 और कार्बन 2 लेंगे तो मेरे पास क्या बन के आएगा? क्या मैं फटाक से बना सकता हूँ कार्बन की 3 वैलेंसी? कहीं भी किसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉर्म आपको बना देना है। किस चीज़ का? इस कंपाउंड का। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर देखने लग जाऊँ तो मुझे पता है कि इससे अच्छे फॉर्म्स भी बन सकते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होंगे। इससे अच्छे फॉर्म बनाए जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन मुझे वो फॉर्म्स नहीं बनाने हैं। मुझे कोई भी फॉर्म बना लेता है रैंडमली। अब इसी से मान लीजिए मुझे न्यूमैन बनाना होता, सेम कन्फॉर्मर का न्यूमैन बनाना है, तो देखिए क्या बनाना है। न्यूमैन बनाना है, इसका मतलब एक नया आदमी आएगा, नया आदमी चीज़ों को क्या करेगा? देखेगा। देखते ही उसको क्या समझ में आएगा कि इस हाइड्रोजन के पीछे ये ब्रोमीन है, इस क्लोरीन के पीछे ये हाइड्रोजन है, और इस आयोडीन के पीछे ये आयोडीन है। सिंपल सी बात समझ में आती है। तो फ्रंट कार्बन का मतलब क्या हुआ? ये फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन। आपको करना क्या है? फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को आपको पता है कैसे बनाते हैं? आपको पता है कैसे बनाते हैं? पॉइंट फ्रंट कार्बन एंड बैक राउंड। तो बताओ, यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट कार्बन पे वैलेंसी क्या क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है बच्चों? ब्रोमीन है। इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है? ब्रोमीन है। तो मैंने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, बैक कार्बन की वैलेंसी। क्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, और फ्लोरीन के पीछे आयोडीन है, तो मैंने यहाँ आयोडीन लगा दिया। तो क्या आप सबको समझ में आया कि कैसे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को इजीली ड्रॉ कर ले रहे हैं? क्लियर बात समझ में आती है? मान लीजिए अगर बहुत इजी क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर और मुझे पूछा जाता कि यार न्यूमैन बनाओ, तो इसी का न्यूमैन और भी बन सकते थे। कैसे? मैं इन चीज़ों को घुमा सकता था। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीली मूव करने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के क्या होंगे? कन्फॉर्मर होंगे। क्या होंगे बच्चों? कन्फॉर्मर होंगे। क्लियर बात समझ में आती है? तो कन्फॉर्मर अगर मुझे बनाना है तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है? रोटेट कर देना है, किसी भी एक चीज़ को रोटेट कर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। ध्यान दीजिए मेरा क्वेश्चन क्या है। मैंने क्या किया? इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। 120 डिग्री का मतलब ब्रोमीन कहाँ आएगा? आयोडीन की जगह। आयोडीन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन की जगह। और हाइड्रोजन कहाँ आएगा? ब्रोमीन की जगह। 120 मूव कर दिया। मूव करते ही आइसोमर क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखिए। क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं आया, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। ब्रोमीन को मैंने आयोडीन की जगह रखा, आयोडीन को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ब्रोमीन की जगह। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर क्या क्या जुड़ जाएगा? जरा ध्यान से देखें। यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ आ जाएगा आयोडीन और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। कैसे आया? मैंने इसी को 120 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। कैसे रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। किसकी तरीके? 120 डिग्री। तो मेरे पास आइसोमर क्या बना? ये बना। चीजों को समझना है बच्चों, ठीक है ना? नोट आप कर लीजिएगा। नोट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ हमेशा। जब पूरी चीज पढ़ा दूं तो आप वीडियो को पॉज करके चीजें नोट कर लें, लेकिन जब मैं आपको सिखाना चाहूँ तो आप ध्यान दो। मैं एक ही क्वेश्चन में कई सारे तरीके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। सारी बातें वही डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आप ये चीजें नहीं समझोगे तो आप गलत कर दोगे। क्लियर है? तो बताओ क्या किया मैंने? 120 डिग्री रोटेट किया बैक कार्बन को। इसको जैसा था वैसा ही रखा, तो मैंने ये रख दिया। घुमाने के बाद आइसोमर बना। रिलेशन क्या होगा? कन्फॉर्मर का। किसी ने कहा इसका न्यूमैन बनाओ, तो डायरेक्ट क्या करना है? फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी दिख रहा है, हाइड्रोजन। जिधर जो बना है उधर वो बना दे। जैसे जो बना हुआ है वैसे ही बना दे। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जैसे बना है वैसे बना दे। इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है? ये हाइड्रोजन है। इस क्लोरीन के पीछे क्या है? ये आयोडीन है। और इस फ्लोरीन के पीछे क्या है? ये ब्रोमीन है। दिस इज योर न्यूमैन फॉर्म। तो आपको परफेक्ट मैंने बना दिया सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में, परफेक्ट मैंने आपको बना दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो क्या पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शंस के काफी सारे फॉर्म्स। न्यूमैन प्रोजेक्शन में कई सारे फॉर्म्स होते हैं और वो कैसे फॉर्म्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार्बन के थ्रू आइसोमर फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो फ्रीली रोटेट यहां पर भी तो कर सकता है। मैंने इसको पकड़ा, रोटेट कर दिया। बैक कार्बन को रोटेट करना है, बैक कार्बन को कर दिया। फ्रंट कार्बन को करना है, फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दिया। जितने एंगल में करना है उतने एंगल में कर दिया। सब कुछ कर सकता हूं मैं। इसका मतलब इन्हीं सब चीजों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं आफ्टर द रोटेशन, उन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। तो इसलिए हमें वो चीजें कवर करनी पड़ेंगी। क्लियर है बच्चों? तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शंस के डिफरेंट फॉर्म्स और उनकी स्टेबिलिटी, उनके पोटेंशियल एनर्जी के कर्व, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो आज अपन ने क्या सीखा? आज अपन ने ये सीखा कि सॉहॉर्स फॉर्म क्या होता है, सॉहॉर्स फॉर्म को कैसे देखते हैं इन 3D स्ट्रक्चर, सॉहॉर्स फॉर्म को कैसे बनाते हैं और सॉहॉर्स फॉर्म से न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।